वेलकम टू अपेक्स क्लासेस टू ए डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम सेकंड चैप्टर 10th का पढ़ने जा रहे हैं, मानव तंत्र, जिसका सेकंड पोर्शन है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आइए हम आज बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। क्या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होते हैं, जस्ट आइडिया अपन बात करते हैं। तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर एक हृदय होता है, रक्तवाहिनियाँ होती है जो रक्त को कैरी करती हैं, रक्त को लेके जाती है, और एक ब्लड होता है, रक्त, जो हमारे शरीर पूरे सिस्टम में प्रवाहित होता है। तो ये सभी मिलकर रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। तो अपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो देखें, बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आपके सामने हार्ट का डायग्राम भी है, एक अच्छा सा ये हार्ट का डायग्राम भी है, और मानव तंत्र का रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं अपन आज। तो नेक्स्ट देखें, सबसे पहले बात करेंगे अपन इसमें ब्लड, रक्त, यानी ब्लड है क्या, रक्त है क्या, रक्त के बारे में बात करते हैं। रक्त की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन, कभी कभी एग्जाम में ये पूछी जाती है, रक्त है क्या, यानी रक्त क्या है, या परिभाषित कीजिए। तो रक्त के बारे में बात करते हैं, ब्लड के बारे में बात करते हैं, खून के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा बात करते हैं, परिभाषा इसकी क्या है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं, रक्त है क्या। तो देखें, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। अगर आपको रक्त की परिभाषा पूछ ले तो यही रक्त की परिभाषा है, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी रक्त एक क्या है, तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। हमारे शरीर में बहुत सारे उत्तक पाए जाते हैं, लेकिन रक्त भी एक प्रकार का उत्तक है जो केवल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, ये रक्त की परिभाषा हुई। अब रक्त के बारे में आइए और बात करते हैं, रक्त होता क्या है और कैसा होता है। तो अपन रक्त की बात करें तो मनुष्य में सामान्यतः रक्त का निर्माण, तो रक्त का सामान्यतः जो निर्माण होता है वो दो तरह से होता है। एक होता है वयस्क में, तो एक होता है वयस्क में, यानी वयस्क में कैसे होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वयस्क अवस्था में कैसे होता है वो बात करते हैं। सबसे पहले वयस्क यानी अडल्ट, वयस्क में होता है, वो होता है लाल अस्थि मज्जा से, लाल अस्थि मज्जा। रक्त का निर्माण कहाँ से होता है, लाल अस्थि मज्जा, यानी रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा से रक्त का निर्माण होता है। वयस्क में लाल अस्थि मज्जा से ही रक्त का निर्माण होता है। जबकि आपको पूछ ले एग्जाम में कि नवजात कहें या फिर कहें कि भ्रूणावस्था, क्या कहेंगे, भ्रूणावस्था में या नवजात शिशु में रक्त का निर्माण किससे होता है, तो वो होता है, किससे होता है भाई, प्लीहा से। किससे होता है, प्लीहा से। तो ये भी आपको याद रखना है कि नवजात शिशु या भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण किससे होता है, प्लीहा से होता है। रक्त में अब देखें, मनुष्य में सामान्यतः रक्त कितना होता है। तो मनुष्य में सामान्यतः 5 लीटर, 5 से 6 हो सकता है, 5 लीटर रक्त होता है जो शरीर के भार का होता है। और ये शरीर के भार का लगभग 6 से 7% भाग रक्त ही होता है। हमारी टोटल बॉडी का जो कितने प्रतिशत, लगभग 7% ब्लड हमारे शरीर में पाया जाता है। तो देखो, रक्त के बारे में, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, याद करना है आराम से बिल्कुल। और ये सामान्यतः रक्त का निर्माण किससे होता है, वयस्क में तो होता है लाल अस्थि मज्जा से, जबकि नवजात शिशुओं में या भ्रूणावस्था में किससे होता है, प्लीहा से होता है। जबकि देखो, सामान्यतः रक्त कितना पाया जाता है मनुष्य में, तो 5 लीटर रक्त पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 5 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त क्या करता है हमारे शरीर में, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो देखो, रक्त अपशिष्ट पदार्थों व CO2 का उत्सर्जित करता है, या कह सकते हैं उनका परिवहन करता है, उनको त्यागता है हमारे शरीर से बाहर।
तो जो भी कोशिकाओं के अंदर क्या बनता है, अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं या CO2 बनती है, उसको वापस शरीर से बाहर त्यागने का परिवहन कौन करता है, रक्त ही करता है। तो ये रक्त के बारे में बात होती है। एक तरल संयोजी उत्तक है। सामान्यतः रक्त का निर्माण किस किस से होता है, वयस्क में लाल अस्थि मज्जा से, नवजात में होता है प्लीहा से। 5 लीटर शरीर में रक्त पाया जाता है। शरीर के बाहर का लगभग 7% रक्त होता है और ये अपशिष्ट पदार्थों का CO2 का क्या करता है, उत्सर्जन। फिर देखें रक्त के बारे में और बात करें तो रक्त सामान्यतः एक हल्का क्षारीय पदार्थ है। हल्का क्षारीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, हल्का क्षारीय पदार्थ है। क्षारीय पदार्थ है, पदार्थ होता है जिसकी pH जिसकी क्या होती है, pH कितनी भाई, इसकी 7.4 होती है। कितनी होती है, 7.4 होती है। तो रक्त की pH लगभग कितनी होती है, 7.4 होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, हल्का क्षारीय पदार्थ होता है। हल्का क्षारीय यानी इसका नमकीन जैसा स्वाद आता है, हल्का हल्का सा, तो हल्का क्षारीय पदार्थ होता है। अब 7.4 pH के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टरों में बात करेंगे कि 7 से नीचे pH होती है वो होती है अम्लीय, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो होती है क्या, क्षारीय। अगर किसी की pH क्या है, 7 है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, उदासीन। तो अगर ये ध्यान रखें, pH के बारे में नेक्स्ट चैप्टरों में बात करेंगे। तो 7 से कम होती है तो उसकी pH अगर, तो वो क्षारीय पदार्थ नहीं होगा, अम्लीय पदार्थ होगा। और अगर वो 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय पदार्थ होगा, और 7 है तो क्या होगा, उदासीन होगा। तो ये रक्त के बारे में बात हुई। ब्लड है क्या, सामान्यतः शरीर में 5 लीटर होता है। ये अपशिष्ट पदार्थों CO2 का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। और एक और बात है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो उसमें उस रक्त परिसंचरण तंत्र में एक तो हृदय है, एक रक्त है और रक्तवाहिनी है, सब उपयोग में आएगी। और इस चैप्टर में उन सब की बात कर रहे हैं। पहले अपन बात कर रहे हैं केवल किसकी, रक्त की। ब्लड है क्या, किस किस से मिलकर बना है, तो ये रक्त के बारे में एक बार बात होती है, रक्त है क्या। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसी में देखें आप, रक्त का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी रक्त का निर्माण किस किस से हुआ, रक्त के अंदर है क्या क्या चीजें, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो रक्त का संगठन आपको आराम से समझना है। रक्त का संगठन, तो रक्त का जो संगठन है, मुख्यतः रक्त का संगठन किन किन से बना होता है उसके बारे में बात करें तो रक्त का संगठन इन चीजों से मिलकर बना होता है। रक्त में मुख्यतः एक तो पाई जाती है प्लाज्मा, एक तो पाई जाती है प्लाज्मा। और ये जो प्लाज्मा होती है, ये ध्यान रखें, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और जो ये प्लाज्मा होती है, टोटल रक्त की, इस टोटल ब्लड की कितने % होती है, 55%। ये कई एग्जामों में पूछा जाता है क्वेश्चन कि रक्त में तरल अवस्था में पदार्थ कौन सा पाया जाता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा कुल रक्त की कितने % होती है, तो 55% होती है। कितने % होती है, 55% होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इस प्लाज्मा में क्या क्या होता है। तो इस प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है 92% तो पाया जाता है जल। क्या पाया जाता है, जल। उसके बाद में देखो इसमें पाए जाते हैं कार्बनिक पदार्थ। क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और साथ साथ में पाए जाते हैं अकार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ ये टोटल होते हैं, वो कितने % हो गए, देखो 92%। इस प्लाज्मा का 100% प्लाज्मा, इसमें 92% क्या होता है, जल। और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं, 8%। ये आपके कोर्स में है नहीं। अकार्बनिक पदार्थ जैसे फाइब्रिनोजन है, थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ग्लूकोज है, ये सभी क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जबकि अकार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सभी जो आयरन लोह तत्व होते हैं वो सभी क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। बाकी सभी ये आएंगे वो कार्बनिक। ये टोटल कितने होते हैं, 8%। 92% क्या होता है, जल। ये सभी तरल अवस्था में होते हैं और ये किस में होते हैं, प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा रक्त का तरल भाग यानी द्रव भाग है। और ये टोटल रक्त का कितने % होता है भाई, 55% होता है। टोटल रक्त का कितने %, 55% होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रक्त कोशिकाओं की। किसकी बात करेंगे, रक्त कोशिकाएं, ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं।
ये ध्यान रखें, ये द्रव अवस्था में होती है, तो ये जो होती है किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में। किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में। सेमी सॉलिड होती है, ये अर्ध ठोस पदार्थ होते हैं, तो ठोस अवस्था में किताब के अनुसार ठोस अवस्था में होती है। और ये ध्यान रखें, ये टोटल रक्त की 55% प्लाज्मा होती है और रक्त कोशिकाएं कितनी बच गई? टोटल रक्त की 45%। तो कुल रक्त की प्लाज्मा 55%, रक्त कोशिकाएं कितनी होती है? 45%। अब देखो ये भी कौन कौन सी है, इसके बारे में भी अपन बात करते हैं। ये कौन कौन सी होती है हमारे रक्त में पाई जाती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे शरीर में पाई जाती है एक तो कौन सी? आरबीसी। कौन सी पाई जाती है भाई? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। कौन सी पाई जाती है? रेड ब्लड सेल। इसके हिंदी में कहते हैं भाई लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। अब अपन दूसरी बात करने वाले हैं, वो है WBC। कौन सी है? WBC यानी वाइट ब्लड सेल। कौन सी? वाइट ब्लड सेल। यानी इनको हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट एक और पाई जाती है तीसरी कोशिकाएं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्लेटलेट्स। क्या नाम है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, जिसको अपन क्या कहते हैं? बिंबाणु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंबाणु। क्या कहते हैं? बिंबाणु। ऐसे कैसे? जो देखो आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं हैं, इनको एक और नाम से भी जानते हैं, उनका नाम है क्या? रक्ताणु। क्या कहते हैं इसको? रक्ताणु भी कहते हैं। तो ये रहा रक्त का संगठन, इन चीज़ों से मिलकर रक्त बना होता है। रक्त का संगठन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो होती है प्लाज्मा जो द्रव अवस्था में होती है, और टोटल रक्त की कितने प्रतिशत होती है? 55%। रक्त का दूसरा कंपोजिशन है वो क्या होती है? रक्त कोशिकाएं, जो टोटल रक्त की कितनी होती है? 45%, और क्या होती है? ठोस अवस्था में होती है। रक्त कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? आरबीसी, जिसको रक्ताणु भी कहते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं। दूसरी होती है व्हाइट ब्लड सेल WBC, जिनको श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। और तीसरी होती है प्लेटलेट्स, जिनको क्या कहते हैं? बिंबाणु। इन चीज़ों से क्या बना होता है? रक्त बना होता है। रक्त का संगठन बिल्कुल याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है आरबीसी। एक के बारे में अध्ययन करने वाले थे कि ये आरबीसी WBC प्लेटलेट्स होती क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। अभी हमने रक्त के संगठन में बात की थी कि आरबीसी WBC प्लेटलेट्स ये रक्त कोशिकाएं होती है और ये ठोस अवस्था में पाई जाती है रक्त में। तो अपन बात करने वाले आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं, तो इनके बारे में बात करते हैं। डायग्राम में दिख रही ऐसी होती है आरबीसी, जो ब्लड के अंदर फ्लो होती रहती है, बहती रहती है। तो देखें आरबीसी के बारे में बात करें तो आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं को क्या कहते हैं? इन्हें रक्ताणु क्या कहते हैं भाई? रक्ताणु, या एक और चीज है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, भी कहते हैं। इनको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया? इरिथ्रोसाइट, रक्ताणु, आरबीसी, ये सभी क्या है? आरबीसी के ही नाम है। अब देखो इसकी क्या विशेषता है आरबीसी की, तो एक विशेषता इसकी और है, ये केंद्रक विहीन होती है। केंद्रक विहीन, केंद्रक विहीन होती है। अब देखो केंद्रक विहीन कैसे होती है, अर्थात इनमें केंद्रक न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। सामान्यतः इस प्रकार की देखो ये कोशिका होती है और उसके अंदर देखो ये जो चीज होती है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक। लेकिन इसमें ये केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखें, केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। और ये देखो आरबीसी का डायग्राम आपके सामने है, इसमें बीच में कोई भी केंद्रक नहीं है, यानी केंद्रक विहीन आरबीसी होती है, केंद्रक अनुपस्थित होता है आरबीसी में। तो ये ध्यान रखना अच्छे से, केंद्रक विहीन कोशिका होती है। अब देखें इनका जीवन काल, जीवन काल किसका? आरबीसी का। तो आरबीसी का जीवन काल होता है कितना? 120 दिन होता है, 120 दिन। ये लगभग 120 दिन बाद में, 120 दिन के बाद में रिपेयर होती रहती है, खत्म होती रहती है, नई बनती रहती है। तो आरबीसी का जीवन काल एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। नेक्स्ट अपन बात करें देखो आरबीसी के बारे में और, तो इसका निर्माण कहाँ से होता है? तो जो इसका निर्माण होता है, निर्माण अस्थि मज्जा से ही होता है। अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मेरो, अस्थि मज्जा से ही इसका निर्माण होता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। जब आरबीसी मर जाती है तो इसका जो कब्रिस्तान है उसको कहते हैं प्लिया, स्प्लीन। आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो
आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? स्प्लीन। स्प्लीन को कहा जाता है तो स्प्लीन को कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान। तो ये आरबीसी के बारे में था कि केंद्रक विहीन होती है, इनका जीवन काल 120 दिन होता है और इनको रक्ताणु या क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। इन्हें आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। एक विशेष बात और है कि इस आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन तो एंटीजन इसकी सतह पर पाए जाते हैं। दो प्रकार के एंटीजन होते हैं। एंटीजन पाए जाने वाले एंटीजन ए व कौन सा है? बी होते हैं। ए व बी होते हैं। दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। तो एक तो होता है कौन सा? ए, और दूसरा कौन सा होता है? बी पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? बी होते हैं। दो एंटीजन पाए जाते हैं। एक विशेष बात और है, देखो रेड कलर दिख रहा है, उसका कारण क्या है? तो ये ध्यान रखें, आरबीसी की सतह पर हीमोग्लोबिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो आरबीसी की सतह पर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह एक प्रोटीन है। यह एक क्या है? प्रोटीन है। यह एक प्रोटीन है। क्या है ये? एक प्रोटीन है। यह एक प्रोटीन है जो क्या करते हैं भाई? इसका कार्य क्या होता है हीमोग्लोबिन का? जो रक्त को लाल रंग प्रदान करते हैं। रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त का लाल रंग क्यों होता है? आरबीसी भी लाल रक्त कणिका क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसकी सतह पर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जो एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन। तो इस हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का क्या होता है? लाल रंग होता है। ठीक है, तो एक बार वापस रिवाइज कर दें, आरबीसी क्या होती है? तो ये से रक्ताणु या इरिथ्रोसाइट कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है केंद्रक विहीन होती है, केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है और जीवन काल 120 दिन होता है। इसका निर्माण कहाँ से होता है? अस्थि मज्जा से। और इसका कब्रिस्तान, अगर ये खत्म हो जाती है तो उसका कब्रिस्तान कहाँ है? प्लीहा। स्प्लीन इसको क्या करता है? उसको भक्षण करता है, फेगोसाइटिक बिहेवियर रखता है। उसके बाद में देखें, आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं क्या? एंटीजन। कौन कौन से एंटीजन? ए व बी। आगे पढ़ेंगे इसी के एंटीजन के आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले जो एंटीजन है ए व बी, इसके आधार पर रक्त समूह पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होंगे। तो आगे की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट देखें आप, आरबीसी की सतह पर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन। और ये ही प्रोटीन यानी हीमोग्लोबिन ही रक्त को कैसा रंग प्रदान करती है? शाबाश, लाल रंग प्रदान करती है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है WBC। तो हमने रक्त कणिकाएं पढ़ रहे हैं। एक रक्त कणिका हमने पढ़ ली, कौन सी? आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, जिनको अपन रक्ताणु या क्या कहते थे? इरिथ्रोसाइट। अब बात कर रहे हैं किसकी? WBC की, श्वेत रक्त कणिकाएं। इसका भी बारे में बात करते हैं। तो देखो, श्वेत रक्त कणिकाएं, तो इसका एक और नाम है, इसके बारे में भी अपन बात करते हैं। तो इसका नाम है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट, तो WBC को क्या कहते हैं? WBC को कहते हैं ल्यूकोसाइट। तो RBC को क्या कहते थे? RBC को कहते थे इरिथ्रोसाइट या रक्ताणु या लाल रक्त कोशिका। तो WBC का दूसरा नाम हुआ ल्यूकोसाइट। अब देखो, इनको श्वेत रक्त कणिकाएं क्यों कहते हैं? तो इनकी सतह पर क्या नहीं होगा? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नहीं होता है।
नहीं होता है, इसलिए इन्हें श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। और इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि ये जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है? रंगहीन होती है। क्या होती है भाई? रंगहीन। देखो, एक होता है रंगीन और एक होता है रंगहीन। रंगीन का मतलब होता है कलर, यानी उसमें कोई ना कोई कलर है। एक रंगहीन यानी कलरलेस, इसमें कोई कलर नहीं होता, इसलिए इनको क्या कहते हैं? वाइट ब्लड सेल। तो ये रंगहीन होती है, कलर इनमें नहीं होता है, रंगहीन होती है। अब देखें नेक्स्ट, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता था, लेकिन इनमें क्या पाया जाता है? केंद्रक, यानी इनमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है, इनमें केंद्रक पाया जाता है। इनमें केंद्रक पाया जाता है। किसी में एक होता है, कुछ डब्ल्यूबीसी में 2 होता है, कुछ डब्ल्यूबीसी में 3 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह डब्ल्यूबीसी के प्रकार है। किसी में 1 होता है केंद्रक, किसी में 2 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होते हैं केंद्रक। तो इसमें केंद्रक पाया जाता है। किन में? डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण कहाँ से होता है? इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा से ही होता है। अस्थि मज्जा से होता है, मज्जा से निर्माण होता है, से निर्माण होता है, निर्माण होता है, निर्माण होता है। नेक्स्ट देखें, इसी के बारे में बात करें तो ये क्या काम करती है? तो इसका कार्य के बारे में बात करें। कार्य क्या करती है? शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। प्रतिरक्षा तंत्र का क्या करती है? निर्माण करती है। तो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण भी करती है। तो ये डब्ल्यूबीसी के बारे में है। इसके बारे में और पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के प्रकार के बारे में भी बात करेंगे। पहले इनको समझें। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं और इनकी सतह पर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इनको क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि ये क्या है? रंगहीन। इनके केंद्रक, इसमें केंद्रक होता है और इनका निर्माण भी अस्थि मज्जा से होता है और शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण ये करती है। कौन? लाल अस्थि, ये श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट बात करते हैं श्वेत रक्त कोशिकाओं के प्रकार, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। कौन कौन से डब्ल्यूबीसी होती है, उसके प्रकारों के बारे में बात करते हैं। तो मोटे तौर पर अपन बात करें तो जो डब्ल्यूबीसी है वो मुख्यतः 2 प्रकार की ही होती है। फिर उसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। तो एक तो होती है कौन सी? कणिकाणु डब्ल्यूबीसी कणिकाणु, और एक होती है अकणिकाणु। तो एक तो होती कणिकाणु और एक होती है अकणिकाणु। इनको ग्रेनुलोसाइट कहते हैं और इनको कहते हैं अग्रेनुलोसाइट, यानी ग्रेनुल्स एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं कणिकाणु और अकणिकाणु? इंग्लिश में कहते हैं ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। यानी ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेनुल्स उपस्थित हो, छोटे छोटे कण उपस्थित हो, तो वो कहलाती है कणिकाणु, और जिसमें कणिकाएं नहीं होती है वो क्या कहलाती है? अकणिकाणु। देखो डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं। माना कि मैंने एक डायग्राम बनाया, ये देखें आप, ये वाइट ब्लड सेल के 2 डायग्राम बनाए। इसमें मैंने कहा कि केंद्रक पाया जाता है, एक भी हो सकता है इस प्रकार से, 2 भी हो सकता है। तो ऐसे केंद्रक इनमें क्या होते हैं। तो मैंने माना कि ये 2 केंद्रक बना दिए, ये डब्ल्यूबीसी, ये भी डब्ल्यूबीसी है। तो इस डब्ल्यूबीसी में तो मैंने देखा कि इस प्रकार के छोटे छोटे क्या है? कण है। तो ये तो कौन सी हो गई? कणिकाणु। और इसमें कोई भी कण नहीं है, तो ये कौन सी हुई? अकणिकाणु। तो इस प्रकार से कणिकाणु और अकणिकाणु बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि कणिकाणु में छोटे छोटे कण होते हैं वो कणिकाणु, और जिसमें कण नहीं होते हैं वो कौन सी हुई? अकणिकाणु। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो देखें नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो ये कणिकाणु और अकणिकाणु क्यों हो गया, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसी के बारे में। अकणिकाणु, इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है कणिकाणु। इनको ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, कणिकाएं पाई जाती है। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, जिसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं, बी, और फिर याद रखेंगे ई, और एक याद रखेंगे
एन, BEN, ये 3 प्रकार की होती है। बैन क्या याद रखना है? बैन, BEN, बैन याद रखना है। बहुत इजी ट्रिक है, अभी बताएंगे। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है बेसोफिल। क्या होता है? बेसोफिल, बेसोफिल। बी का मतलब हुआ बेसोफिल। ई का मतलब होता है इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल। और एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है न्यूट्रोफिल। क्या होता है? न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल होता है। फिर देखें अपन अकणिकाणु की बात करते हैं। तो अकणिकाणु भी 2 प्रकार की होती है, और वो कौन कौन सी होती है उसके बारे में बात करते हैं। एक तो होती है भाई मोनोसाइट। कौन सी होती है? मोनोसाइट, मोनोसाइट। और दूसरी कौन सी होती है? एक होती है ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट। कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। एक होती है कौन सी? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। अब देखो इनमें भी प्रकार है। तो जो ये लिम्फोसाइट होती है, इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जो लिम्फोसाइट होती है, एक होती है कौन सी? बी लिम्फोसाइट। एक होती है बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। और जो दूसरी होती है वो होती है कौन सी? टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। और एक होती है नेचुरल किलर सेल, यानी प्राकृतिक, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। तो ये 3 प्रकार की हुई। देखो इसको भी याद कर लेते हैं कौन कौन सी है। तो अपन बात करेंगे कि ये कौन कौन सी कोशिकाएं होती है। तो ये प्राकृतिक मारक कोशिकाएं हो जाएगी, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। प्राकृतिक मारक कोशिकाएं हो गई। तो बात करते हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की, एक कणिकाणु और ये कौन सी हुई? अकणिकाणु। जो कणिकाणु होती है वो कौन कौन सी होती है? BEN, याद रखने की ट्रिक है BEN। BEN का बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। और अपन बात करते हैं अकणिकाणु, जिनको मोनोसाइट और लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है। अपन याद रखेंगे मोनोसाइट को M मोनोसाइट, और L हो गया क्या? लिम्फोसाइट। तो BEN ML, बैन ML याद रखना। बी का मतलब बेसोफिल, ई का मतलब इयोसिनोफिल, एन का मतलब क्या हो गया? न्यूट्रोफिल। और फिर कौन सी हुई? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। हमारे शरीर में देखो एक और चीज़ है न्यूट्रोफिल, और इनके बारे में भी बात करते हैं। तो जो ये न्यूट्रोफिल होती है, कौन सी? न्यूट्रोफिल। जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल के बारे में बात करेंगे। तो देखें न्यूट्रोफिल क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। न्यूट्रोफिल शरीर में, न्यूट्रोफिल शरीर में अपन कह सकते हैं शरीर में या फिर रक्त में कहें तो एक ही बात है। न्यूट्रोफिल रक्त में, रक्त में सर्वाधिक, रक्त में सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली, पाई जाने वाली WBC है। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ पे देखो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। रक्त में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाई जाती है? तो रक्त में 99% सर्वाधिक तो पाई जाती है कौन? रक्ताणु, यानी RBC। कौन सी पाई जाती है? RBC। लेकिन ये पूछ ले कि रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC कौन सी? कौन सी? WBC। तो WBC कौन सी है? न्यूट्रोफिल। कौन सी है? न्यूट्रोफिल। तो ये रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC कौन सी है? न्यूट्रोफिल। अब देखो एक और फैक्ट बताते हैं हम आपको कि रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तो ये हो गई। और एक बात करते हैं कि रक्त में जो ये कोशिकाएं होती है कौन कौन सी? रक्त में एक तो न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल व और दूसरी कौन सी? दूसरी कौन सी? मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल व मोनोसाइट, मोनोसाइट, मोनोसाइट दोनों भक्षक कोशिकाएं हैं।
भक्षक या माँ भक्षक कोशिकाएं कहलाती है, कोशिकाएं कहलाती है। भक्षक या क्या कहलाती है, महाभक्षक कोशिकाएं कहलाती है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है कि भक्षक कोशिकाएं, महाभक्षक कोशिकाएं कौन कौन सी है, एक तो न्यूट्रोफिल और ये कौन सी है, मोनोसाइट। ये दोनों भक्षक और महाभक्षक कोशिकाएं कहलाती है। क्योंकि भक्षक कोशिकाएं फैगोसाइटिक सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हमारे ब्लड में कोई भी फॉरिजन पार्टिकल यानी बाहर से कोई वायरस जीवाणु अगर प्रवेश करता है तो हमारे रक्त के अंदर ये ऐसे सिस्टम यानी ऐसी जो कोशिकाएं होती है, कौन कौन सी, एक तो न्यूट्रोफिल और एक मोनोसाइट, ये दोनों कोशिकाएं उन जीवाणुओं का भक्षण कर जाती है, अर्थात उनको खत्म करती है। यानी कहने का मतलब है कि ये रक्त है और रक्त हमारे रोगों से क्या करता है, रक्षा भी करता है। तो जब ये दोनों कोशिकाएं उन जीवाणुओं को खा जाती है, भक्षण कर जाती है, इसलिए इन कोशिकाओं को हमारे शरीर की सैनिक कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सैनिक कोशिकाएं या सोल्जर सेल कहलाती है। तो ये ध्यान रखना बिल्कुल, दोनों को क्या कहते हैं, मोनोसाइट को कौन कौन सी, एक तो मोनोसाइट व ये कौन सी थी, न्यूट्रोफिल, व न्यूट्रोफिल को शरीर की सैनिक कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, शरीर की सैनिक कोशिकाएं, सोल्जर सेल, शरीर की सैनिक कोशिकाएं कहलाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिनका 10th स्टैंडर्ड अच्छा होता है तो कंपटीशन भी अच्छा होता है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं कंपटीशन में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारे शरीर की सैनिक कोशिकाएं कौन सी है। हम पूछ ले कि भक्षण कोशिकाएं कौन सी है, तो आपको आना चाहिए कौन कौन सी, एक तो मोनोसाइट और दूसरी कौन सी, न्यूट्रोफिल। तो ये हुआ WBC के प्रकार। अब अपन यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि लिम्फोसाइट का डायग्राम दे रखा है जिसमें एक केंद्रक है। मोनोसाइट में देखो बहुत बड़े बड़े केंद्रक भी पाए जाते हैं, एक केंद्रक होता है और वो भी बहुत ही बड़ा बड़ा है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो जो देखो ये वाला जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा इसमें एक केंद्रक है और ये कौन सा है, मोनोसाइट है। ये सेल्स कौन सी है, मोनोसाइट है, और इतने बड़े बड़े केंद्रक भी होते हैं। अब देखो एक बार और डायग्राम में बात करते हैं। तो ये इयोसिनोफिल है और इसमें इयोसिन जैसा इसका कलर है। तो देखो ये इस प्रकार से इसमें दो केंद्रक दिख रहे हैं। कितने केंद्रक दिख रहे हैं भाई, दो केंद्रक दिख रहे हैं। ये देखो बेसोफिल में एक केंद्रक है, जबकि न्यूट्रोफिल की विशेषता देखो 1 2 3 4 5 केंद्रक दिख रहे हैं। कितने केंद्रक होते हैं, 5 केंद्रक भी होते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो न्यूट्रोफिल में 5 केंद्रक होते हैं। ये नाम दे रखे हैं लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इयोसिनोफिल और बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ये हमने नाम पढ़ लिए यहाँ पे। बी का मतलब बेसोफिल, ई का मतलब इयोसिनोफिल और एन का मतलब न्यूट्रोफिल। ये तीनों की तीनों कौन सी है, कणिकाणु। इन तीनों में छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, तो ये देखो इसके अंदर छोटे छोटे कण है, तो ये कणिकाणु कहलाती है। जबकि ये दोनों के दोनों इसमें कोई भी छोटे कण नहीं दिख रहे हैं, केवल केंद्रक दिख रहे हैं। तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दोनों कौन सी है, अकणिकाणु कोशिकाएं है। बहुत ही अच्छा सेशन जा रहा है, बिल्कुल अच्छे से याद करें, हमें भरोसा है कि बहुत ही अच्छे अंक आएंगे और ये महत्वपूर्ण पार्ट है आपके लिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो हमने RBC के बारे में पढ़ लिया, WBC के बारे में पढ़ लिया, WBC के प्रकार पढ़ लिए। अब अपन रक्त का नेक्स्ट पोर्शन पढ़ने वाले हैं, इसी का नेक्स्ट पोर्शन पढ़ने वाले इसी का। तो देखें इसका पोर्शन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात में बात करेंगे अपन इसी की, तो वो कौन सा भाग होगा, नेक्स्ट भाग है बिंबाणु या प्लेटलेट्स। एक बात पढ़ी हमने कौन सी, रक्ताणु RBC, दूसरी कौन सी पढ़ी, WBC, और तीसरी कौन सी पढ़ी, प्लेटलेट्स पढ़ेंगे अभी, जिसको अपन बिंबाणु भी कहते हैं। तो देखो बिंबाणु क्या होते हैं, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो बहुत ही ईजी है, प्लेटलेट्स बिंबाणु क्या होते हैं। ये भी केंद्रक विहीन होते हैं, केंद्रक विहीन कोशिकाएं हैं। RBC में भी केंद्रक नहीं होता है और प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता है, तो विहीन कोशिकाएं होती है। शरीर में ये कितनी होती है, तो शरीर में ये सामान्यतः 3000 की जगह अपन यूं कह सकते हैं 3 लाख प्रति घन मिमी
3 लाख प्रति घन मिमी होती है। कितनी होती है? 3 लाख प्रति घन मिमी होती है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनका कार्य क्या होता है? कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। तो ये इसका कार्य होता है। आपसे पूछ ले WBC, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का कार्य पूछ ले तो इसका कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना, थक्का बनाना। तो ये थक्का बनाने में क्या होती है? सहायक होती है। रक्त का थक्का बनाने में क्या होती है? सहायक होती है। कौन? प्लेटलेट्स या बिम्बाणु। इनका जीवन काल पूछ ले। जीवन काल इनका होता है 6 से 8 दिन। कितना होता है? 6 से 8 दिन। ये हमारे ब्लड में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। तो 3 पड़ी, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। विमाणु के बारे में बात की, प्लेटलेट्स में ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है। सामान्यतः 3 लाख प्रति घन मिमी पाई जाती है। इनका कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। जीवन काल होता है कितना? 6 से 8 दिन होता है। तो ये था प्लेटलेट्स विमाणु के बारे में। रक्त का संगठन पूरा पढ़ लिया हमने। रक्त का संगठन वापस समझाता हूँ आपको। रक्त 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा और एक कौन सा? रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा के बारे में हमने बात की कि ये तरल अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में, जिसमें जल ज़्यादा होता है, कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। फिर हमने पढ़ा रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC के बारे में पढ़ा, रेड ब्लड सेल, और दूसरी पढ़ी WBC, वाइट ब्लड सेल, और अब आपने पढ़ा कौन सा? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं अपन रक्त के कार्य। क्या पढ़ेंगे? रक्त के कार्य। प्लेटलेट्स का कार्य रोगों में भी कभी कभी आप देखने को मिलता है। जब डेंगू रोग होता है, प्लेटलेट्स क्या हो जाती है? बहुत ही कम हो जाती है, और उस समय बेहोश होने के चांस होते हैं। तो प्लेटलेट्स में कब गिरती है? जब डेंगू रोग होता है। प्लेटलेट्स में बहुत ही क्या देखी जाती है? कमी देखी जाती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं रक्त के कार्य। ब्लड के क्या क्या फंक्शन होते हैं, कहाँ काम आता है ब्लड, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, पहला जो इसका कार्य है, तो रक्त पोषक तत्व व O2 का परिवहन करता है। जो भी हमारे शरीर में पोषक तत्व भोजन में ले रहे हैं, और वो हमने पाचन तंत्र वाले भाग में पढ़ा था, छोटी आंत में सबका पाचन हो जाता है, सरल कार्बनिक पदार्थ बदल जाते हैं, वो कहाँ पहुंच जाते हैं? फिर रक्त में। रक्त इन कोशिकाओं, इन जो पोषक तत्व होते हैं, उनको प्रत्येक कोशिकाओं तक लेकर जाता है। तो महत्वपूर्ण कार्य होता है कि रक्त क्या करता है? इन पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक लेके जाता है। तो उसका क्या करता है? ये परिवहन करता है, कोशिकाओं तक क्या करता है? परिवहन करता है। साथ साथ में हमारे फेफड़ों में हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे कि श्वसन, वायुमंडलीय श्वसन को अपन जब फेफड़ों में लेते हैं, तो वहाँ से रक्त में घुलकर ये प्रत्येक कोशिका तक क्या जाती है? ऑक्सीजन जाती है, और फिर वहाँ पे भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप अपन को क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। नेक्स्ट देखो, दूसरा कार्य क्या हुआ कि जो ये रक्त होता है, रक्त अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट व CO2 का कोशिकाओं से क्या करता है? परिवहन करता है। तो कोशिकाओं से परिवहन करता है। तो कोशिकाओं से परिवहन कौन करता है? वापस कोशिकाओं में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बने, वापस O2 के बाद में CO2 बनी, उसको वापस शरीर से बाहर कौन लेके आता है? उसका परिवहन कौन करता है? रक्त ही करता है। फिर देखो, रक्त का एक और इम्पोर्टेंट कार्य क्या पढ़ते हैं? रक्त का कार्य होता है O2 CO2 के परिवहन हो गया, अपशिष्ट पदार्थों और पोषक तत्वों का परिवहन हो गया, रोगों से लड़ने में सहायक। कई प्रकार के रोगों के लड़ने में भी क्या होता है? रक्त सहायक होता है। हमने पढ़ा था कि रक्त में जो मोनोसाइट पाई जाती है, न्यूट्रोफिल पाई जाती है, भक्षण कोशिकाएं होती है। रक्त में अगर कोई जीवाणु पहुंच जाता है तो उसका क्या कर देती है? भक्षण कर जाती है, उसको किल कर देती है। तो हमारे कई प्रकार के रोगों से लड़ने में सहायक होता है। फिर देखो, रोग निदान में भी सहायक होता है। रोग निदान
यानी कि अपन यूँ कहें कि जो भी डिजीज होता है उसके डायग्नोस में भी, उसका रोग का निदान करने में भी सहायक होता है। जब कभी हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर लिखता है ब्लड जांच की, इसकी ब्लड जांच करा के लेकर आओ, तब पता चलेगा रोग कौन सा है। तो रोग निदान से भी पता चलता है कि हमारे शरीर में रोग कौन सा है, वो ब्लड से पता चलता है। तो रक्त का ये कार्य और हुआ कहाँ पे, रोग निदान में भी क्या होता है, सहायक होता है। फिर देखो ये और कहाँ होता है भाई, घाव भरने में, घाव भरने में, घाव भरने में सहायक होता है। घाव भरने में भी क्या होता है, सहायक होता है। हमारे शरीर में जो भी कभी घाव लग जाती है, कभी चोट हो जाता है, घाव हो जाता है, तो अपन देखते हैं वहाँ से थोड़ा खून आता है, उसके बाद में क्या हो जाता है, वहाँ पे क्लोट बन जाता है, थक्का बन जाता है, और वहाँ पे थोड़े दिनों बाद में वो घाव धीरे धीरे अपना आप ही सही हो जाता है, बिना दवाई लिए भी सही हो जाता है। तो घाव भरने में भी सहायक कौन होता है, रक्त ही होता है। तो घाव भरने में सहायक होता है, रोग निदान में सहायक होता है, रोगों से लड़ने में भी सहायक होता है, रक्त में अपशिष्ट CO2 जो घुले होते हैं उनके परिवहन में सहायक होता है। उसके अलावा भी सहायक होता है शरीर के ताप नियमन का कार्य करता है, नियमन का कार्य करता है। ताप नियमन का कार्य कैसे करता है कि मनुष्य का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हमेशा ही निश्चित होता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। वो कौन करता है, वो करता है हमारा ब्लड, यानी बॉडी का कंट्रोल नियमन कौन करता है, रक्त ही करता है। नेक्स्ट देखें, शरीर के पीएच के नियमन में, पीएच के नियमन में भी कौन सहायक होता है, रक्त ही सहायक होता है। कि रक्त की पीएच कितनी होती है, 7.4 ही होती है। तो शरीर का पीएच बनाने में हमेशा ही कौन सहायक होता है, कौन होता है, रक्त ही सहायक होता है। शरीर के पीएच नियमन में, ताप नियमन में, घाव भरने में, रोग निदान में भी सहायक होता है। नेक्स्ट देखें, हार्मोनों के परिवहन में, हार्मोनों के परिवहन में जब हमारे शरीर में कई प्रकार की ग्रंथियां अंतःस्रावी तंत्र में पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में कई प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, उनसे जो हार्मोन निकलते हैं वो पूरे शरीर में कौन पहुंचाता है, रक्त ही पहुंचाता है। तो शरीर में हार्मोन के परिवहन में भी सहायक, हार्मोन के परिवहन में क्या होता है, ये सहायक होता है। तो इतने सारे कार्य हमने पढ़े रक्त के। रक्त पोषक तत्वों व CO2 का क्या करता है, परिवहन। रक्त अपशिष्ट पदार्थों व CO2 का कोशिकाओं से वापस क्या करता है, परिवहन। रोगों से लड़ने में भी क्या होता है, सहायक। रोग निदान में सहायक होता है, घाव भरने में सहायक होता है, शरीर के ताप नियमन में सहायक होता है, शरीर के पीएच नियमन में सहायक होता है, और हार्मोन के परिवहन में भी क्या होता है, सहायक होता है। और नेक्स्ट एक और पढ़ सकते हैं इसमें कि ये जल के नियमन में भी सहायक होता है। शरीर जल नियमन में भी क्या होता है, सहायक होता है। हमारे शरीर में कितना जल होगा उसकी मात्रा भी ब्लड तय करता है। तो ये ध्यान रखें, इतने सारे क्या है, रक्त के कार्य। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, रक्त का कार्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, पोषक तत्व वो O2 का परिवहन करता है, कोशिकाओं तक लेके जाता है पोषक तत्वों को और ऑक्सीजन को। वहाँ से वापस जो CO2 बनी, उस CO2 को और अपशिष्ट पदार्थों को वापस बाहर रिमूव करने में भी सहायक कौन होता है, रक्त। रोगों से लड़ने में सहायक होता है, रोग निदान में सहायक होता है। रोगों से लड़ने का मतलब है कि प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण बनाने में भी क्या होता है, सहायक होता है। घाव भरने में सहायक होता है, शरीर के ताप नियमन का कार्य करता है, शरीर की पीएच के नियमन का कार्य करता है, हार्मोनों के परिवहन का कार्य करता है, और जल के नियमन का भी कार्य करता है। ये सभी रक्त के कार्य है। आप सभी को थैंक यू। आज की क्लास में आपको अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि 10th क्लास के जो भी दोस्त बैठे हैं घर पे उनका भला हो सके। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन इसी के नेक्स्ट जो भाग है यानी हृदय, दिल, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।